ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। जैसा कि हमारा कमिटमेंट था कि मिडनाइट फिजिक्स 14 अप्रैल से हम लेके आ रहे हैं, जिसमें 11 बजे से 11th का सिलेबस पढ़ाएंगे। तो 11th का सिलेबस लेके हम आपके सामने हैं। पहली क्लास में वेक्टर से शुरुआत करूंगा। मिडनाइट फिजिक्स इसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि 11 से 1 हमारा पढ़ाने का प्लान है पूरा 11th और 12th के बच्चों को। तो एक्चुअली मिडनाइट में पढ़ा रहे थे, इसका नाम ही रख दिया मिडनाइट फिजिक्स। तो खैर, नाम अपने जगह पे है। बाकी हमारा लक्ष्य ये है कि आप वो सभी बच्चे जो कहीं कोचिंग कर रहे हैं और फिजिक्स समझ नहीं पा रहे हैं, या आप कोचिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, आप में टैलेंट है, आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप में वो सामर्थ्य नहीं है किसी भी वजह से कि आप अच्छी कोचिंग ले सकें, तो उन सब बच्चों को ध्यान में रख के एक फिजिक्स के लिए अवेयरनेस जैसा आप मान लो, हमारा ये लक्ष्य है कि हम वैसे सभी लोग जो फिज़िक्स में रुचि रखते हैं, फिज़िक्स सीखना चाहते हैं, फिज़िक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इवन वो किसी स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं और फिज़िक्स में थोड़ा अपना और अपने आप को शार्प करना चाहते हैं, वो सभी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। मैं पिछले 20, 21, 22 सालों से पढ़ा रहा हूँ और जो 22-23 साल में हमने फिज़िक्स पढ़ाया है, वो सारा अनुभव के बेसिस पर या बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जो हमने सीखा है कि बच्चों को और क्या चाहिए, ये सभी चीज़ को एक जो हमारा अनुभव है, इन सारी चीज़ों को हम समाहित करते हुए प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से फिज़िक्स सिखाऊं और आपको मज़ा आए। तो चलें शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर फिज़िक्स का। तो शुरुआत हम वेक्टर से करेंगे, लेकिन वेक्टर पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक अगर हम शुरू करते हैं तो उस टॉपिक में आपका क्यों इंटरेस्ट बने, क्यों आप वो चैप्टर पढ़ें, तो ये सबसे ज़रूरी ये है कि वो चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ये जान ले, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उस चैप्टर को पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं, वो हम पहले समझें। देखिए, जैसे फिज़िक्स पढ़ना है और फिज़िक्स की शुरुआत करना चाहते हैं, तो फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, यहीं से शुरुआत अगर हम करें, यानी हम पहले वेक्टर भी पढ़ने से पहले, वेक्टर को बाद में लाते हैं, पहले हम ये बात करें कि फिज़िक्स ही क्या है। व्हाट इज़ फिज़िक्स? व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या है? तो देखो, बड़ा सिंपल बात है कि आप कोई भी उदाहरण एक ऐसा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आप जीवन में पहली बार क्रिकेट मैच देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम, इसके पहले कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको क्रिकेट का कोई रूल पता नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं कि जो क्रिकेट मैच में घटना घट रहा है, उस घटना को बार बार देखते देखते, समझते समझते आप क्रिकेट मैच को देखना सीख जाते हैं, क्रिकेट के रूल्स को समझ जाते हैं। फिर आप एक अवधारणा बनाते हैं, उसको जस्टिफाई भी करते हैं, उसको किसी एक्सपेरिमेंट से, या आपको लगता है कि अच्छा, जब बैट्समैन बॉल को हिट किया और एकदम बाउंड्री के उस पार जाके बॉल गिरा तो ये 6 रन के बराबर हुआ। ये एक बार में आप नहीं समझे, कई बार इस घटना को देख देख के और फिर एक उसका वेरिफिकेशन हुआ किसी तरह से कि नहीं नहीं यही होता है, तो उसको एक रूल्स बना दिए, आप अपने दिमाग में एक रूल्स बना दिए। फिजिक्स भी कुछ उसी तरह से है। नेचर में जो घटना घट रहा है उसको आप क्रिकेट मैच की तरह मान लें कि नेचर में बहुत सारा घटना घट रहा है, वो एक क्रिकेट मैच की तरह है और हम उस घटनाओं को बार बार देख रहे हैं घटते हुए। बार बार घटना को घटते देखते देखते हम एक रूल बनाते हैं और रूल बना के उस रूल को वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटली या किसी तरह से उस रूल को वेरीफाई करते हैं। जब वो रूल वेरीफाई हो जाता है तो वही नेचर का लॉ बन जाता है, और वो जो नेचर का लॉ है जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स
कई सारी जो घटनाएं नेचर में घट रही है उस घटनाओं का बार बार ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद जो अवधारणा बनता है उसी को हम लॉ बोलते हैं, नेचर का लॉ, और उसी लॉ को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स के बारे में एक लाइन अगर बोलना हो तो ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फेनोमेना ऑफ नेचर। क्या है ये? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फेनोमेना ऑफ नेचर। जैसे बहुत सारा घटना घट रहा है, जैसे न्यूटन सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेव नीचे गिरा, तो वो ऐसा नहीं कि जीवन में पहली बार देखे और वो लॉ बना दिए। वो न्यूटन बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सेव नीचे गिर रहा है, फिर वो सोचना शुरू किए कि नीचे क्यों गिर रहा है, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। फिर वो सोचे क्यों खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचता है। ऐसा न्यूटन ने लॉ दिया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींच लेता है। तो ये नेचर में घटना जो घट रहा है उस घटना को स्टडी करके, उसको वेरीफाई करके हम लोग जो है फिजिक्स जो लॉ बनाते हैं उसी को फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स नेचर में जो घटना घट रहा है उसी का स्टडी है। ठीक है जी। अब नेचर में जो घटना घट रहा है उसका स्टडी करने के लिए क्या है ज़रूरत, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो हम बोलेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट करेंगे तभी हम उस घटनाओं का स्टडी कर पाएंगे। जैसे बॉल गिरा तो एक मेज़रमेंट हुआ कि बॉल कितने समय में गिरा, ज़मीन पे पहुंचा। एक मेज़रमेंट ये हुआ कि बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का मेज़रमेंट। टाइम का मेज़रमेंट, बॉल का मास क्या है, बॉल का वेट क्या है, इसका मेज़रमेंट। तो हर जगह मेज़रमेंट का रिक्वायरमेंट है। यानी एक और इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हम लिखते हैं कि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेज़रमेंट। एक तो ये बात हम बोले, दूसरी बात कर रहे हैं कि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेज़रमेंट। फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेज़रमेंट। ठीक है। अब मेज़रमेंट करते किसका है? तो जिसका भी मेज़रमेंट करते हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हम यहां लिखेंगे ऑल मेजरेबल क्वांटिटी और क्वांटिटीज are called is या are called फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटीज, है ना। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी। अब आपके सामने सवाल यह है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज का मतलब क्या, किसको मेजर कर सकते हैं? एग्जाम्पल में दैट इज मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। बोलो जी, मास का मेजरमेंट होगा, लेंथ का मेजरमेंट होगा, टाइम का मेजरमेंट होगा, फोर्स का मेजरमेंट होगा, वेलोसिटी का मेजरमेंट होगा। ये सब टर्म आप जरूर सुन चुके, ऐसा ही टर्म हम लिख रहे हैं जो पहले आप सुन चुके होंगे। वेलोसिटी को मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं। तो ये सब मेजरेबल क्वांटिटी है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, भाई सब मेजरेबल क्वांटिटी ही है तो फिर हम सीधे बोल देते कि ऑल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी, फिर इसमें मेजरेबल क्वांटिटीज क्यों बोल रहे हैं?
मतलब क्वांटिटीज और भी कुछ हो सकता है क्या? तो जैसे क्वांटिटी बोलने का मतलब मात्रा से है, और मात्रा अधिक या कम भी अगर बोलेंगे तो वो क्वांटिटी हुआ। जैसे मान लीजिए आप किसी को बोल रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत प्यार करना एक मात्रा है, बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन क्या इस प्यार को, इस लव को मेज़र कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी तो है लेकिन मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए हमको फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ा कि ये मेजरेबल क्वांटिटी है। केवल क्वांटिटी बोलेंगे तो ऐसा क्वांटिटी, ऐसा भी टर्म आ जाएगा जिसमें कि अधिक या कम लगता हो, लेकिन उसको मेज़र नहीं कर सकते हो। जैसे लव है, इमोशन है, खुशी है, गम है। आज हम बहुत खुश हैं, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। कितना हैप्पी, हाउ मच हैप्पी, वी कैन नॉट मेजर इट। तो हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लव को मेजर नहीं कर सकते हैं, इमोशन को मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्वांटिटी तो है लेकिन मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मेजरेबल क्वांटिटी का। जो भी बच्चे क्लास में कर रहे होंगे, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप पेन कॉपी लेके बैठें। केवल वीडियो को सिनेमा की तरह, वेब सीरीज की तरह मत देखें। आप कलम कॉपी लेके बैठें और जो जो हम यहाँ लिख रहे हैं उसको नोट करते जाएं, है ना। आप एकदम नोट करते जाइए, ठीक वैसे ही नोट करिए जैसे आप क्लास में नोट करते हैं, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका फ़ायदा होगा। अगर आप बस केवल देखेंगे वीडियो, तो देखने में हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन एक बार लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको लगेगा कुछ नहीं सीखे। हाँ, दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार देख लेते हैं, आप बाद में उसको फिर से देख के नोट करेंगे, ये भी आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इतना मैच्योर और इतना पंक्चुअल बच्चा बहुत कम होता है कि फिर से कर लेगा। हम क्लास में भी बच्चों को यही बोलते हैं कि नोट्स क्लास में ही, क्लास करते समय बनना चाहिए, नोट्स बाद में बनता है, ऐसा नोट्स बनता ही नहीं है। इसीलिए अभी अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, और ये रात का टाइम चुनने के पीछे भी यही कारण था कि आप जब लेक्चर देखें बिल्कुल फ्री होके देखें, कोई आपको अभी कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप लेक्चर देखें और आराम से उसको नोट करते चले तो बेहतर होगा। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी का। तो अब आइए इस पर आगे बढ़ते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो तरह का होता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। तो हम यही वेक्टर के बारे में पहले बात करेंगे, फिर स्केलर के बारे में हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग वेक्टर के बारे में बात करते हैं। क्यों वेक्टर पढ़ना पड़ रहा है, एक चैप्टर है पूरा का पूरा वेक्टर, तो इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये समझेंगे। तो अब हम यहां से वेक्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिए, फिजिकल क्वांटिटी एक हुआ स्केलर, दूसरा हुआ वेक्टर, 1 2, ठीक है। तो वेक्टर में पढ़ेंगे क्या, वेक्टर में क्या पढ़ेंगे, क्यों, पहले तो हमसे यह बात कर लिया जाए कि क्यों पढ़ें वेक्टर, वेक्टर पढ़ने का जरूरत क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन में वेक्टर पढ़ने का। तो पहले इसी पे हम बात करने के लिए एक सिंपल सा स्टोरी हम सुनाते हैं बच्चों को, जो आपको भी सुना रहे हैं आज। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत पे एक आदमी खड़ा है, इसका कुछ नाम ले लो, ए मान लेते हैं, है ना। अब कोई नाम मान लेंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा कि ये उसका नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं माना, या मेरा ही नाम क्यों माना, इसलिए हम ए मान लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक दूसरा आदमी उसके ठीक बगल में खड़ा है, इसका नाम हम बी मान लेते हैं, और एक तीसरा आदमी है सी, ये बगल से गुजर रहा है, सी, ये सी है। अब अचानक हुआ ये
कि ए जो है बिल्डिंग के छत से गिर गया, मान लो गिरने से इसकी मौत हो गई, ए की, है ना। तो अब ये बताइए कि ए के मौत का जिम्मेवार सबसे अधिक किसको माना जाएगा? डेफिनेटली बी, उसके बगल में खड़ा है तो बी को ही माना जाएगा। और सी जो है चश्मदीद गवाह है, क्योंकि ये सब घटना को देख रहा है, बगल से गुजर रहा था। तो सी को कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने गवाही देने के लिए। तो सी कोर्ट में खड़ा है जज के सामने, गवाही क्या दे रहा है कि हम देखे हैं कि बी जो है ए पे फोर्स लगा रहा था। सी का गवाही है कि हम ये देखे हैं कि बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो क्या इस आधार पे बी को ए के मौत का जिम्मेवार मान के फांसी पे चढ़ा देना चाहिए? सोचिए आप इस बात को, या इसके पीछे कोई और वजह, कुछ और हो सकता है। तो आप ये डेफिनेटली सोच सकते हैं इस तरह से कि फोर्स लगाने का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि इसको धक्का ही दे दिया। फोर्स लगाने का मतलब ये भी हो सकता है कि ए का एग्जाम में नंबर कम आया हो और ए अपने ज़िंदगी से ऊब के आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा हो और बी जो है ए को बचाने के लिए फोर्स लगा रहा हो, ये भी संभव है। हो सकता है बी ए को धक्का भी दे दिया हो, लेकिन एक संभावना ये भी है कि बी ए को बचाने के लिए फोर्स लगा रहा हो। और अगर ऐसा है तो एक निर्दोष आदमी फांसी पे चढ़ जाएगा, क्या मिसिंग होने की वजह से? फोर्स का डायरेक्शन, कि फोर्स लगा रहा है लेकिन किधर लगा रहा है ये नहीं बता पा रहा है। यानी डायरेक्शन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि एक निर्दोष आदमी फांसी पे चढ़ सकता है। इसलिए डायरेक्शन अगर आप नहीं बताते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो डायरेक्शन का क्या रोल है, इस बात को समझने के लिए हम ये उदाहरण आपको बताए, और डायरेक्शन के उसी रोल को डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है वेक्टर। यानी हम लिख सकते हैं कि इन दिस चैप्टर we study about the role of direction, ठीक है। अब डायरेक्शन का रोल है तो इस पे आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले वेक्टर के डिफिनीशन पे आते हैं। यहां भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, थोड़ा हम डिफिनीशन पे आए तो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है वेक्टर? तो देखिए, थोड़ा सा इस पर अगर बात किया जाए ऐसे, वेक्टर में क्या है कि इसका डिफिनीशन बताने से पहले हम आपको एक सवाल से इसके डिफिनीशन पे आएंगे। जो लोग थोड़ा भी वेक्टर पढ़ा है वो इस सवाल को समझ जाएगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन ये आपको डिफिनीशन को करेक्ट बताने में मदद करेगा। तो नॉर्मली हम डिफिनीशन ये पढ़ते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, एंड इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। मतलब उसको जोड़ने के लिए एक अलग लॉ है जिस लॉ को हम बोलते हैं वेक्टर लॉ। तो जो ये है वही वेक्टर है, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और उसको जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ का यूज कर रहे हैं, वो वेक्टर है। चलो भाई ठीक है, ये तो एक डिफिनीशन पे आए, लेकिन यहां पर एक सवाल है। सवाल ये है
कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ से जुड़ रहा है इसलिए वेक्टर है। कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ से जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए वेक्टर है। या दूसरा, पहला क्या सवाल था? इट एडेड बाय वेक्टर लॉ, इट एडेड बाय वेक्टर लॉ, दैट्स वाई इट इज वेक्टर। और दूसरा है इट इज वेक्टर, दैट्स वाई इट इज एडेड बाय वेक्टर लॉ। दो अलग अलग बात है। वेक्टर है इसलिए वेक्टर लॉ से ऐड होता है, या वेक्टर लॉ से ऐड होता है इसलिए वेक्टर है। तो दो बात है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कौन सही कौन गलत? कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेक्टर लॉ से जुड़ रहा है, वेक्टर लॉ से ऐड कर रहे हैं इसलिए वो वेक्टर है। डिफिनीशन से ऐसा ही लगता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction and it added by vector law of addition, माने या ऐसे कहते हैं कि its addition follow vector law of addition। तो अगर एडिशन वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा तभी वो वेक्टर है, या वेक्टर है इसलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है? तो हम किस बात पे चले? तो अब इसका जवाब देने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, जवाब बाद में आएगा। उदाहरण यह है कि एक गाड़ी है, इस गाड़ी में कुछ दोस्त सफ़र कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, माने दोस्त, कई सारे फ्रेंड्स हैं, आपस में एक गाड़ी में जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। अचानक गाड़ी बंद पड़ गई और इसमें से जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है वो दो को बोला कि बाहर जाके धक्का दो। धक्का कैसे दे रहा है सो देखिए। एक धक्का दिया, फोर्स लगाया, F1 बराबर 10 न्यूटन। दूसरा भी इधर से ही धक्का लगाया, F2 बराबर 10 न्यूटन। लेकिन एक सिचुएशन ये बनाते हैं, एक इधर से फोर्स लगाया F1 10 न्यूटन का, और एक इधर से फोर्स लगाया F2 10 न्यूटन का। क्या दोनों सिचुएशन में, ये सिचुएशन 1 और ये सिचुएशन 2, दो सिचुएशन हम आपके सामने दिए, क्या दोनों सिचुएशन में फोर्स का नेट इफेक्ट सेम है? क्या दोनों सिचुएशन में फोर्स का नेट इफेक्ट सेम है? जवाब होगा नहीं। यहां पर तो ये धक्का लग के ये चल देगा आगे, बट ये नहीं चल पाएगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है दोनों फोर्स। ये बात हम कैसे समझ पाए कि ये कैंसिल हो गया और ये जुट गया? कैसे समझ पाए? आप ऐसे समझे कि अच्छा यहां पर कैंसिल हो रहा है, मतलब डायरेक्शन का कोई ना कोई तो रोल है। यहां पे जुट रहा है और यहां पे कैंसिल हो रहा है। किसकी वजह से? दोनों जगह 10-10 न्यूटन का दो फोर्स लगा, लेकिन एक जगह दोनों फोर्स ऐड हुआ, एक जगह दोनों फोर्स कैंसिल हुआ। इसके पीछे कौन है? एकमात्र डायरेक्शन। यानी हमको ये पहले एहसास हुआ कि ऐसा कुछ यहां डायरेक्शन है जिसकी वजह से जोड़ने में सिंपल तरीका नहीं चलेगा। जोड़ने के लिए डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्शन को लेके जोड़ना पड़ेगा, यानी साधारण तरीके से नहीं जुड़ सकता है। जोड़ने के लिए डायरेक्शन का रोल है। ये बात इस सिचुएशन को देख के हम समझे, और इस सिचुएशन के बेसिस पर हमने डिफिनीशन दिया। ऐसा नहीं था कि सिचुएशन पहले आ गया, सॉरी, डिफिनीशन पहले आया और सिचुएशन बाद में आ गया।
पहला जो लाइन है कि वेक्टर लॉ से जोड़ रहे हैं इसलिए वेक्टर है, तो क्या वेक्टर लॉ पहले आ गया होगा और सिचुएशन बाद में आया होगा? ये तो है नहीं, सिचुएशन पहले आया होगा। यानी तो इस सिचुएशन को देख के हम ये सोच सकते हैं कि चूंकि इसके पास डायरेक्शन है, यानी चूंकि ये वेक्टर है, इसीलिए इसके जोड़ने का तरीका अलग है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन जो डिफिनीशन हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जो नॉर्मली हम सब पढ़ते हैं जो डिफिनीशन, वो डिफिनीशन हमको यही सजेस्ट करता है समझने के लिए, या उस तरफ इंक्लाइन करता है हमको समझने के लिए कि आप ये लाइन को समझो कि वेक्टर लॉ से ऐड हो रहा है इसलिए वेक्टर है। कहीं ना कहीं इस तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं सोचने के लिए। तो अब हम थोड़ा डिफिनीशन को ही चेंज कर देंगे जिससे कि हम वेक्टर को सही तरीके से समझ सकें। तो हमारे हिसाब से जो डिफिनीशन वेक्टर का होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ये सारा कहानी इसीलिए आपको हमने कहा कि अब आप डिफिनीशन को जब सुनेंगे तो आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि ये डिफिनीशन बिल्कुल सही है। तो आते हैं हम डिफिनीशन पे। तो क्या होना चाहिए वेक्टर का डिफिनीशन, तो उस पे आते हैं। अब देखो, तो वेक्टर का डिफिनीशन होना चाहिए दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, and its direction play role in its addition। सुनिए, इसके पास डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन एडिशन में रोल प्ले कर रहा है। अब क्या रोल प्ले कर रहा है हमको नहीं पता, आगे पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्शन रोल प्ले कर रहा है। ये बात उस गाड़ी को धक्का देके हम समझ चुके हैं कि रोल तो प्ले कर रहा है डायरेक्शन। तो हम डिफिनेशन में वही लिख दिए कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन प्ले रोल इन इट्स एडिशन is called vector or vector quantity और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। एग्जाम्पल में हम वही उदाहरण दें जो अभी आपको फिगर हम बना के बताए थे। क्या बताए थे? एग्जाम्पल सेम देंगे कि एक गाड़ी को ऐसे धक्का दे रहे हैं, एक गाड़ी को इधर से धक्का दिया, F1 10 न्यूटन का लगाया। ये भी आप बनाइए, बिल्कुल नोट्स में ये सब बनना चाहिए। F2 10 न्यूटन, ये सिचुएशन 1 है। ये F1 बराबर 10 न्यूटन, ये F2 बराबर 10 न्यूटन, और यहाँ लिखेंगे ये सिचुएशन 2 है। क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम सिचुएशन 1 and 2 we can say that direction is playing role in the addition of force, so
फोर्स इज वेक्टर। बोलिए, सो फोर्स इज वेक्टर। ये उदाहरण लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रोल प्ले कर रहा है फोर्स के एडिशन में, ये सिचुएशन साफ कह रहा है, यानी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। तो और भी कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं जिससे कि आप एकदम इस बात को समझ पाएं कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि कोई डिफिनीशन आप इसलिए मत मान लो कि हम लिखा रहे हैं, आप उसको रियलाइज भी करो कि वो आपको पच रहा है कि नहीं पच रहा है ना। खैर, तो हम और एग्जाम्पल्स पे आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। आप सब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड से अवेयर हैं, जो भी बच्चे हैं जो अभी हमारी क्लास को देख रहे हैं, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड से अवेयर हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है जी। तो आप देखो, जैसे मान लीजिए यहां से हम यहां तक गए, ए से चल के बी पे गए, ये 4 मीटर हम चले। अब फिर वापस यहां से लौट के यहां पर आ गए सी पे 3 मीटर, और आपसे पूछा कि डिस्टेंस क्या हुआ, व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर 7 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये यहां आया, लौट के फिर घूम फिर के यहां आ गए, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो दोनों के बीच का दूरी ये कितना है, 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर। ठीक बात। अब सोचिए एक और सिचुएशन, ये सिचुएशन 1 था। एक दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं, ए से बी गया, ये 4 मीटर यहां तक गया, फिर यहां से यहां आ गया 3 मीटर सी पे। इस बार क्या चेंज किया, ए से बी का डायरेक्शन तो चलो वही है, लेकिन बी से सी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ जो चला है वो होता है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ तो 4 और 3 7 अभी भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस बार क्या हुआ, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ए और सी के बीच का दूरी। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5 मीटर। बोलिए जी, इतना मीटर था, ये 5 मीटर आ गया। तो इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप देखिए दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। इससे यह पता पड़ा कि डिस्टेंस के एडिशन में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। आप डिस्टेंस कैसे भी चलो, किसी भी दिशा में चलो, डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ रहा है डायरेक्शन से। जब हमने डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट के एडिशन में डायरेक्शन रोल प्ले कर रहा है, डिस्टेंस के एडिशन में डायरेक्शन रोल प्ले नहीं कर रहा है। यानी डिस्टेंस स्केलर हो गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। जो डिफिनीशन हम बोले उस डिफिनीशन के बेसिस पे हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि डिस्टेंस के एडिशन में डायरेक्शन का रोल नहीं है तो वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट के एडिशन में डायरेक्शन का रोल है तो वेक्टर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सो एज इन द एडिशन ऑफ डिस्टेंस, in the addition of distance
there is no role of direction in the addition of distance. There is no role of direction. So distance is a scalar. मतलब जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर है, नॉन वेक्टर सब स्केलर है, जिसमें डायरेक्शन का रोल नहीं है वो सब स्केलर है। ठीक है जी। अब ये देखो, बट इन द एडिशन ऑफ displacement, direction is playing role. So it is vector. So it is vector. ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग स्केलर और वेक्टर में अंतर समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। मतलब स्केलर वर्ड को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ दे नहीं रहे हैं। स्केलर मतलब जो वेक्टर नहीं है वो सब स्केलर है, ऐसे समझ लीजिए। आपको बोल के ही पता लग जाएगा। मास, टाइम, लेंथ, इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है, इसमें डायरेक्शन का क्या ही रोल है? कोई रोल नहीं है। इसको इस दीवार पे लगा देंगे तो भी वही लेंथ होगा, इस वाले दीवार पे लगा देंगे तो भी वही लेंथ होगा, ऊपर रख देंगे तो भी यही लेंथ होगा, नीचे रख देंगे तो भी यही लेंथ होगा। डायरेक्शन से लेंथ को काहे का मतलब, मास को डायरेक्शन से काहे का मतलब, टाइम को डायरेक्शन से काहे का मतलब? ऐसा तो है नहीं कि पूरब की तरफ चलोगे तो उसी स्पीड से कम समय लगेगा और दक्षिण की तरफ उसी स्पीड से चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा तो है नहीं। तो डायरेक्शन बदलने से समय को कोई मतलब नहीं है। तो इस पर हम लोग आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बेसिक बात यही था कि डायरेक्शन का जहाँ पे रोल है, जिस क्वांटिटी के एडिशन में वो वेक्टर है, और जिस क्वांटिटी के एडिशन में डायरेक्शन का रोल नहीं है वो स्केलर है, और जिसमें डायरेक्शन का रोल है वो वेक्टर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्यों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें? पहली बात तो ये है, तो जैसे दो तरह का क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर, किसी किताब में लिखा हुआ है या आप नोट्स में लिख रहे हैं, तो आपको देख के लगना चाहिए कि ये वेक्टर है, या उसका ऐसा वेशभूषा हो कि हम समझ जाए अच्छा ये वेक्टर है। इसीलिए उसका सिंबल कुछ अलग तरीके से हमको देना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं सिंबॉलिकली vector is represented by a letter and an arrow over its head, that is, or by bold line letter, यानी वेक्टर को हम लोग बोल्ड लाइन लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बोले हम इसको? देखिए, एक लेटर से रिप्रेजेंट करना, जैसे एक कोई वेक्टर है तो लेटर लिख दिए, इसके ऊपर में एक एरो दे दीजिए,
ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। या दूसरा तरीका हम ये बताएं कि इसी को बोल्ड कर दो, बोल्ड, इसी को कर दिए बोल्ड, ठीक है, ये भी वेक्टर हो सकता है। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे हम दर्शाएं कि ये मैग्नीट्यूड है। जैसे आप समझिए, हम लिख रहे हैं वेक्टर v इज इक्वल टू, कोई वेक्टर है, वेक्टर v इज इक्वल टू, यानी हम वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे v से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किए, चूंकि वेक्टर है तो उसके ऊपर एक एरो लगा दिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से एक गाड़ी पूरब दिशा में जा रही है, ऐसा लिखना चाह रहे हैं। तो वेक्टर v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ऐसा लिख देते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अब सोचो, तो v का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v लिखने का तरीका ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, ये लिखने का तरीका है मॉड ऑफ वेक्टर v, ऐसे लिख सकते हैं, ये तरीका हुआ लिखने का। या अगर सिंपली v भी लिख देंगे तो चलेगा, एरो हटा के केवल v लिख दिए तो इससे भी ये होता है कि भाई ये मैग्नीट्यूड है। केवल मैग्नीट्यूड है क्या, तो ये डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट, ये मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर वेक्टर v का मॉड 10 मीटर पर सेकेंड है। या सिंपली v भी कहेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, माने मॉड v लिखें, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा कि चलो प्रॉपर लिखे, लेकिन अगर आप ये भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। सही है जी। मैग्नीट्यूड आप समझ गए क्या होता है, डायरेक्शन के अलावा जो है वो मैग्नीट्यूड है, 10 मीटर पर सेकेंड यूनिट के साथ ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया। ड्यू ईस्ट ये क्या हो गया, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा आपको समझने में भी लग जाएगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। आप एकदम नोट्स बनाते चलिएगा, लेकिन अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं सही मायने में तो आप नोट्स बनाते चलिए। हमारा लक्ष्य है कि प्रॉपर क्लास देना, कोई फालतू बात नहीं होगा, जो भी बात होगा क्लास से रिलेटेड ही होगा। ये ऐसे भी मेरी आदत में है तो हम यही बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का अगर ये है तो याद रखिएगा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे इस बात को, नोट करके हम इस बात को लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is always positive, magnitude of a vector is always positive, ठीक है। magnitude of a vector is always positive। अब ये देखो, इस पर आ जाएं तो एक उदाहरण से चलते हैं, ज़्यादा पता चलेगा, यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें कोई एक एग्जाम्पल ऐसा कि वेक्टर एफ जो है ये -10 न्यूटन ड्यू ईस्ट है, -10 न्यूटन ड्यू ईस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये माइनस लग गया तो अब मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे,
तो अब भी आपको मैग्नीट्यूड वेक्टर एफ का जो मॉड है उसको माइनस से मतलब नहीं है। अगर किसी वेक्टर में माइनस लगा भी रहे तो आप जो है उस माइनस को मैग्नीट्यूड में मत लीजिएगा, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ही होगा। लेकिन इस माइनस का क्या होगा उस पर हम आगे बात करेंगे। ये माइनस है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, उस पर आगे बात होगी। लेकिन अगर माइनस भी लगा रहेगा तो भी मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एकदम इस बात को दिमाग में भर लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़े। वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बात हुआ, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात हुआ। अब आगे हम इस पर और बात करें तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ग्राफिकली कैसे वेक्टर को दिखाएंगे। तो देखिए, ग्राफिकली क्या करते हैं कि एक लाइन और उसमें एक एरो लगा के वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन और उसमें एरो लगा हुआ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ गया भाई? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर ही रहे थे तो फिर ग्राफिकल का क्या जरूरत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में कि ग्राफिकली वेक्टर इज represented by a directed line segment। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, लाइन का टुकड़ा। तो एक लाइन का टुकड़ा है और डायरेक्टेड का मतलब हुआ उसमें एरो लगा हुआ। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कहिएगा, मान लो भाई ये वेक्टर ए है, मान लिए। तो इस लाइन का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, है ना। एंड एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि आपको लिखने का मौका देंगे तब आप लिखिएगा, हम बोल रहे हैं उसको लिखिए। एक तरह से क्लास में कैसे लिखते हैं, टीचर डिक्टेट करता है उसको लिख लेते हैं, तो हम डिक्टेट भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो जो डिक्टेट कर रहे हैं उसको लिखो आप, इस तरह का नोट्स लिखने का प्रैक्टिस करो। लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो अब क्या इसका मतलब हुआ कि लाइन का लेंथ मेजर करेंगे और वो मैग्नीट्यूड हो गया? ऐसा नहीं है। लाइन का लेंथ मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, बल्कि लाइन का लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहने का मतलब हुआ। फिर आप कहोगे कि फिर इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का फायदा क्या है, क्यों करवा रहे हैं इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, क्यों हम नोट्स में इस बात को जगह दें कि ये रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन। तो एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल में आइए। हम ऐसा बना दिए कि ये वेक्टर ए है और एक ये बना दिए ये वेक्टर बी है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के क्या प्रतीत हो रहा है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के क्या प्रतीत हो रहा है। अच्छा, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनसे एक और बात हम बोलेंगे, वो बहुत दूर हमसे कुछ कमेंट हमको दिख रहा है बट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम आगे हम इसका भी व्यवस्था बनाते हैं कि हम एक कमेंट को भी पढ़ पाएँ कि बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कोई नहीं समझे और इस तरह का कोई बात हो तो उस पर हम अगले क्लास से बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी हम वो कमेंट को पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल हमसे बहुत दूर स्क्रीन है तो हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारा पढ़ाने पे है। तो खैर, हम ये बोल रहे थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ही क्यों रहे हैं। आप देखो, ये ए है ये बी है, तो ये ए और बी को देख के, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देख के कुछ आपके मन में हुआ, कुछ तो हुआ।
आपके मन में ये हुआ कि B का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है A के मैग्नीट्यूड से। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यही तो हम चाहते हैं कि कुछ हो। ये कैसे हुआ? इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के हुआ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पर्पस यही है कि आप ये महसूस कर सकें, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इसका कम, इस दोनों का डायरेक्शन सेम या दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट। इतना ही कुछ समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जरूरत है। तो इस उदाहरण को भी लिख लिया जाए इस डिफिनीशन के साथ साथ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डिफिनीशन बोल रहे हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका हम लिखे हैं उस तरीका के साथ साथ इस एग्जाम्पल को भी आप नोट डाउन कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? देखो, जैसे वेक्टर b इज इक्वल टू k इंटू वेक्टर a, जहां k जो है एनी स्केलर है। मैंने किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए हैं, अब होगा क्या उस पर बात कर रहे हैं। पहली बात, अगर b का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो आप कैसे मैथ्स में लिखते हैं? k इंटू ए का मॉड ऐसे कर लेते होंगे, इधर भी मॉड इधर भी मॉड। तो इसका मतलब हुआ k का मॉड इंटू वेक्टर a का मॉड। तो वेक्टर a का मॉड इंटू मतलब मैग्नीट्यूड, k का मॉड मतलब k का पॉजिटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव वैल्यू को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। k प्लस माइनस भी होगा तो k के पॉजिटिव वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ये सिंपल जो मैग्नीट्यूड लगाने का तरीका है वो लगा दिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब डायरेक्शन पे आप आइए। डायरेक्शन पे क्या बात होती है? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ k ग्रेटर देन 0, यानी k अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? तो k अगर पॉजिटिव है तो हम सीधे लिखेंगे k पॉजिटिव है तो b क्या होगा? तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज सेम एज वेक्टर a। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज सेम एज वेक्टर a। b का डायरेक्शन a के डायरेक्शन में होगा। उदाहरण एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। सपोज करो कि एक्सीलरेशन, एक फॉर्मूला होता है वेक्टर f बराबर ma। इस फॉर्मूला से चलते हैं। एक फॉर्मूला है f इज इक्वल टू ma, जहां f क्या है? फोर्स है, m क्या है? मास है, a क्या है? एक्सीलरेशन है। यानी a एक्सीलरेशन है, इस वेक्टर में मास जैसे a एक्सीलरेशन वेक्टर है, इसमें मास यानी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए तो बना क्या? नया वेक्टर फोर्स F बन गया। अब इस पे आइए, ये जो फोर्स वेक्टर F बना है इसको निकालिए। क्या क्या दिया हुआ है? मान लो कि A बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, ऐसा है, और मास है आपको 5 केजी। मास क्या है? 5 केजी है। थोड़ा इसको और इधर करके समझते हैं। मास क्या है? 5 केजी है। तो फोर्स क्या होगा भाई? फोर्स क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर रहे हैं? दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 केजी में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 10, 10 हो गया। 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यूनिट को भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। यही बात हो रही थी कि के अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम, मास पॉजिटिव है, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्शन सेम यानी ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम लोग देख लिए कि अगर स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन को कोई असर नहीं होगा। जैसे जैसे ग्राफिकली देखिए, ये वेक्टर ए है और आपको 2a वेक्टर दिखाना है, 2a, तो इसको डबल कर दो, लेंथ को डबल कर दिया यानी मैग्नीट्यूड डबल, 2a हो गया। अब 2 क्या है? स्केलर है। 2 क्या है? स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर है, तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डबल हो गया 2 से गुना होने से, तो मैग्नीट्यूड डबल, बड़ा कर दिए डंडा को, लेंथ को बड़ा कर दिए। तो ग्राफिकली भी आप इस एग्जांपल को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ग्राफिकली भी। ठीक है जी, तो कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो दिमाग में बस ये भर लेना है कि अगर स्केलर पॉजिटिव है तो गुना तो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड गुना हो गया, डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले था, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नहीं लिखा तो एक बार देख लीजिए, हम वापस आते हैं, एक बार पूरा आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। समय भी बस थोड़ा सा बचा है, तो इसका एक और एग्जाम्पल हम बता दें, अब फिर हम जो है केस 2 पे केवल चलते हैं कि इफ के लेस देन 0, अगर के नेगेटिव है तो क्या होगा, के अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा। इस केस में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज डायरेक्टली अपोजिट टू वेक्टर ए, है ना। कैसे? एक एग्जाम्पल से इस बात को समझिए। एफ इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। अभी बहुत ज्यादा इसके टर्म्स पे नहीं जाएंगे कि कहां से ये फॉर्मूला आ गया, 10th क्लास में जरूर टकराया होगा आपसे ये फॉर्मूला। Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और F फोर्स है। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहां लिख लेते हैं E बराबर 100 न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट होता है, कैसे आया ये यूनिट, वो सब आगे बात होगा। 100 न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज Q क्या होता है? चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो लिख लेते हैं -2 कूलम्ब। चार्ज को लिख लिया -2 कूलम्ब। क्या है ये? तो F क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज ले लिया इस बार, तो गुना करने में तो माइनस से मतलब नहीं रखेंगे। 2 कूलम्ब इंटू 100 न्यूटन पर कूलम्ब क्या हो जाएगा? ये 200 कूलम्ब इंटू न्यूटन बाई कूलम्ब, ये कट गया, इतना आ गया। लेकिन माइनस लगने से हुआ क्या? डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो था किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख ले रहे हैं 100 न्यूटन पर कूलम्ब, इसको डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, ड्यू ईस्ट लिखते हैं इसको, ड्यू ईस्ट था ये, मान लो 100 न्यूटन पर कूलम्ब ड्यू ईस्ट था ये। तो अब क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस साइन क्या करेगा? ड्यू ईस्ट को कर देगा ड्यू वेस्ट, क्योंकि डायरेक्शन पलट गया, ड्यू वेस्ट हो गया। यानी फोर्स वेक्टर आपका आ गया 200 न्यूटन ड्यू वेस्ट, ड्यू वेस्ट। ठीक है, एक और ग्राफिकल एग्जांपल से देखो कि जैसे मान लीजिए कोई ग्राफिकल एग्जांपल लो, ए ये है और हमको दिखाना है -3a। सपोज करो हमको -3a दिखाना है, क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, ऐसा पलट दिए, डंडा को क्यों बड़ा कर दिए? क्योंकि 3 टाइम्स है, 3a, अब माइनस लगा हुआ है, तो डंडा का लंबाई 3 टाइम्स कर दिए, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो उसको a के उल्टा कर दिए, एरो देखो ठीक उल्टा कर दी। तो इस तरह से प्लस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये सब बात हम लोग
कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम इस वेक्टर के लेक्चर को डिटेल में पढ़ाएंगे। आज जो भी हम पढ़ाए हैं उसको आप रिवाइज करिए प्रॉपर, और अगले क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो कुछ सवाल भी आपसे बन पाएगा, कुछ असाइनमेंट भी हम देंगे, होमवर्क भी देंगे, और फिर आप उसको बनाइएगा, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। सबका एक तरीका हम बनाए हुए हैं, उस पर हम चलेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको दोबारा देखिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमको यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है, जो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। अभी 12th का लेक्चर बस आ रहा है। अभी कोई बच्चा पूछ रहा था, अभी 5 मिनट में 12th का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है? तो जिसको 12th का लेक्चर देखना है, 5 मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हो गया? वो चले गए सर।